नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार अंजू, ऑलवेज अ प्लेजर आपके चैनल पे बात करने के। सर, इस वक्त तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपके साथ घंटों चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल इस वक्त अमेरिका में हो रखा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध हो रहा है, यूरोप में विरोध हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, डिप्लोमेसी रही है, उसकी बैंड बजा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप इज द शी जिनपिंग ऑफ अमेरिका। उसने सिंगल हैंडेडली अमेरिका को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। आज कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं है। हाँ, डरते हैं यूरोप वाले, हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जमीन पे वही होता है जो वो चाहते हैं। कोई उसके साथ नहीं। अब देखो, अब जैसे वो पीछे पड़ा है, मन में अगर खोट हो ना, डिप्लोमेसी नहीं चलती। और जैसे हमारे अपने ईएम जी ने कहा था कि डिप्लोमेसी ट्वीट्स में नहीं होता है, नौटंकी करता है। जैसे आप गाजा का ले लो, कोई साइन वाइन नहीं हुआ है। इसके पहले भी मतलब अमेरिकन्स ने किया है। स्टार्टिंग आई वुड से विद जिमी कार्टर, कैंप डेविड समिट किया था, मेनाचम बेगिन और अनवर अल सदात को मिला के प्रॉपर मीडिया के सामने उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया था। उसमें पैलेस्टीन, पीएलओ, इसके बारे में भी कहा था 1979। फिर आप आ जाओ अपना बिल क्लिंटन, ऑस्लो एग्रीमेंट 1-2 डिस्कशन वगैरह करके। मैं 89 में स्विट्जरलैंड जेनीवा गया था, तो वहाँ पे जो लीग ऑफ नेशंस का पैलेस ऑफ नेशंस है, तो वहाँ टूर पे गया था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब ये इजरायलीस और पीएलओ को बैठाया था, दोनों आपस में बात नहीं करना चाहते, तो वो मेन रूम था, फिर साइड में दो अलग अलग बड़े कमरे थे। एक साइड में यासर अराफात और उसके टीम को रखा था, दूसरे साइड में इत्साक रबीन और उसके टीम को रखा था। कहता 15 दिन इस तरह से डिस्कशन करके कुछ सुलह हुआ। यहां क्या किया? शर्म एल शेख में नौटंकी करके आगे बोलते हो गाजा का पीस प्लान। दो मेन जो बंदे हैं गाजा पीस प्लान के लिए, आपके हमास वाले और इजरायली वाले, वो तो गायब थे वहां से। तो कौन सा पीस प्लान की बात कर रहे हो भाई? अगर मेरा किसी और के साथ लड़ाई है, अंजू जी आप सुलह करवा रहे हो, तो आप तो हम दोनों को बैठाओगे ना साइन करने के लिए। बिल्कुल। किधर है? हवे में। उधर कभी कुछ बोलता है यूक्रेन के बारे में, फिर कभी कुछ बोलता है। अब ऐसे नहीं होता। ये जो करते हैं, जैसे वहां पे उनका जो गाइड था वो समझा रहा था मेरे को कि इन्हें लोगों को कितनी दिक्कत हुई थी, और ये सब ऑफ कैमरा, कैमरा में नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था। अने फाइनली मैं 89 में गया था, तब से बातचीत चल रही थी। साइन कब हुआ था? 93, 4 साल बाद। लेकिन वो बातचीत चल रही थी, शुरू किया था। क्या आप सोच रहे हो कि आपने एक बोल दिया तो लोग आके साइन कर देंगे? दैट इज दैट मेंटालिटी ना, कि मैं राजा हूं, महाराजा हूं, मैंने हुक्म दे दिया तो चलेगा। उसी लिए तो कितने 70 लाख लोग तकरीबन 2500 प्लस सिटीज के अंदर यूएस में, दे हैव कम आउट दैट वी डोंट वांट ए किंग। इन्हें राजा की तरह तो आप कांग्रेस को चला ही नहीं रहे हो। अपना एडिक्ट लिख देते हो, जैसे अशोका ने एडिक्ट पिलर पे लिखा था, ये साइन करके निकालता है, और पासा हर बार उल्टा पड़ता है। अब H1B का भी ले लो, पासा पलट दिया उसने कि नहीं, जो ऑलरेडी है वहां पे उनके लिए लागू नहीं है, जो बाहर से आएंगे उनके लिए लागू है।
तो सोच समझ के करना। बिल्कुल। तो ये तो हमारे पप्पू से बड़ा निकला है, लोग इसको टप्पू बोलते हैं। तो अपन आपके दर्शकों को समझा देता हूं, मैं 2 लड़ाइयों के बारे में बताया था, तो पहले गाजा का समझाता हूं कि मामला क्या है और क्यों अटका हुआ। भाई डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का फेल्ड डिप्लोमेसी, वेस्ट एशिया और यूक्रेन। जैसे मैंने कहा था, मन में अगर खोट है तो ये स्यापा आपको झेलना पड़ेगा। और दोनों तरफ, यूएस और वेस्ट के अंदर भी बहुत खोट है। वेस्टर्न यूरोप समझ गया है कि यूक्रेन की लड़ाई में उन्होंने यूएस की बात सुन के बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपके पास आए हुए हैं कि आप सुलह करें। सो लेट अस टेक इट वन बाय वन। कि भाई गाजा कहाँ है सबको मालूम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे जो उसने पीस प्लान में बोला था, जो अरब को बोला था कि भाई जैसे ही पीस होगा इजराइल पूरा बाहर चला जाएगा, नेतन्याहू से बात की। अब वही बोलता ना, दोनों तरफ से बात करना चाहिए। और आपने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि गाजा पीस प्लान। नेतन्याहू आया, डांटा उसको। तो ये 3 लेयर में बन गया कि पहला ब्लू लाइन, फिर येलो लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। अब हुआ क्या है कि ये जो लाल जोन है, विच इज अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट अबाउट 58% ऑफ गाजा टेरिटरी, वहां पे आईडीएफ बैठी हुई है। हालांकि यहां दिखा रहे हैं, लेकिन गाजा सिटी के नॉर्थ में अंदर घुसी हुई है, बॉम्बिंग हो रही है, लड़ाइयां चल रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर गोली चला दी। उसने 20 प्लान दिया था, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपके श्रोता गूगल करके कर सकते हैं। ये 4-5-6 पॉइंट मैंने रखे जहां पे ये चलेगा नहीं। सबसे पहला है डी रेडिकलाइजेशन। भाई साहब, कागज के ऊपर लिखने से डी रेडिकलाइजेशन नहीं होता है। ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजिकल सोच है, आप कोई पन्ने पे लिख के बदल नहीं सकते। नंबर 2, डिसआर्मिंग हमास। यार वो तो सिविल ड्रेस लेके हथियार लिया है तो हमास है, हथियार फेंक देगा तो आपको पता है वो हमास है। डी रेडिकलाइजेशन में वर्चुअली ऑलमोस्ट 80% ऑफ गाजा इज रेडिकलाइज्ड एंड विद हमास। कैसे करोगे? मदरसे वो चलाते हैं, एजुकेशन जो पढ़ाना है वो पढ़ाते हैं। डिसआर्मिंग हमास आप कैसे करोगे? आप कह रहे हो नो रोल फॉर हमास इन गवर्निंग गाजा। कैसे पता करोगे कि हमास वाले नहीं है? आम जनता तो ऑलरेडी हमास के साथ है। अब चाहे हमास वाला एक्चुअल हो या ना हो, आप जनता को डाल दोगे, वो तो हमास के साथ है। एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बोला था जो इसको ओवरसी करेगा। किधर है? कहां है? किसी ने भेजा नहीं है अभी तक। केवल 8 देश थे, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर एंड आई थिंक यूएई। केवल इंडोनेशिया ने प्रॉमिस किया था 20,000, अभी तक तो कोई पहुंचे ही नहीं है। डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, आप कैसे करोगे डीमिलिटराइजेशन? मतलब क्या है इसका डीमिलिटराइजेशन का? और अपॉलिटिकल इंटरिम गवर्नमेंट, अपॉलिटिकल कैसे होगा वो? इंटरिम गवर्नमेंट भी कह रहे हो, बोल रहे हो अपॉलिटिकल, और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं वहां पे, केवल हमास है। जो अल फतह थी उसको तो मार काट के वो सब हमास में आ गए हैं। केवल वो पैलेस्टीन अथॉरिटी जहां बैठा हुआ है रमाला में, वहीं पे। ये तो पूरा गाजा तो पूरा हमास है, तो अपॉलिटिकल कैसे हुआ? इन्हें आप कुछ भी जो बोलते हो सोच समझ के बोलना चाहिए कि कर क्या रहे। जाते जाते उसने बता दिया था कि पता नहीं ये 2 स्टेट, ट्रंप ने लीविंग शर्म अल शेख,
makes a statement, I really don't know where this second state of Palestine will come. क्यों? आज से 2 साल पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये 2 जगह, एल तोर और एल अरीश, साइनाई डेजर्ट में यही जगह है जहां पे आ सकते हैं। काय को? अगर देश आप देते हो तो नया बना रहे हो तो यू डोंट लाइक इट टू बी लैंडलॉक्ड, उसके पास कोई पोर्ट होना चाहिए। एल अरीश एक बहुत बड़ा पोर्ट है अपने में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो काफ़ी इसके ऊपर झगड़ा भी हुआ था अपने ब्रिटिशर्स और जर्मन फोर्सेस का। और नीचे है जगह एल तोर, ठीक है। अब हमास लेटेस्ट क्या है कि और ये है जो पूरा एल अरीश का जगह दिखा रहा है, बड़ा सा एरिया है, इट विल बी एबल टू अकोमोडेट। ये पीस प्लान सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों? हमास ने तो क्लियर मना कर दिया है कि ना हम हथियार डालेंगे ना गवर्नमेंट से हम निकलते हैं, करना है जो कर ले। क्योंकि जैसे ही वो हथियार डाल के निकल गए, खत्म, कौन छोड़ेगा उसको। जो उन्होंने क्या किया, कुछ हथियारों कार्डर से हथियार ले लिए और जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है उसके अंदर भेज चुके हैं ऑलरेडी। और जो सिविलियंस उनको अपोज कर रहे हैं, ओपन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मार रहे हैं। आज लेटेस्ट काउंट 58-60 करके चल रहा है जिनको ओपनली एग्जीक्यूट कर दिया। अब ट्रंप क्या, पहले भी इसने हिंट दिया था कि ये नॉर्थ साइनाई ऊपर एल अरीश वाले जगह पे भेजेगा। अब साइनाई डेजर्ट इज विद इजिप्ट, इजिप्ट का सीसी पहले मना कर रहा था, उसको आर्म ट्विस्ट किया तो अभी जनरली एक्सेप्ट कर दिया। ये साइनाई डेजर्ट है और यहाँ पे ये जो ग्रीन पैच है इस इलाके में ये एल अरीश का एरिया है। अल अरीश से राफा जो है, राफा क्रॉसिंग जहाँ पे है गाजा का, तकरीबन एज द क्रो फ्लाइज 50 माइल्स अवे, 50 मील दूर है ये। और यहाँ एक पुराना कोई वादी है, कभी कोई नदी रहा होगा, वो इलाका है। और ये मेरा स्लाइड है जो आज से 2 साल पहले मैंने बनाया था कि ये क्या फ्यूचर पैलेस्टीन यहाँ बनने वाला है। ज्यादा पुश यहाँ पे है। क्यों? एक बेन गुरियन कैनाल का प्लान है, काफी सालों से प्लान है, इजराइल का रहा है, यूएस का भी रहा है कि ये सुएज कैनाल से अलग हो जाए, पैरेलल। उसका कारण भी है, सुएज कैनाल हैज बिकम अ वेरी बिग चोक पॉइंट। बहुत बड़े वेसल्स वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, जो आजकल वेरी लार्ज कंटेनर कैरियर्स हैं वो जा नहीं पाते हैं, और डीसिल्टिंग बहुत करना पड़ता है वहाँ पे, बहुत नैरो है, जब बना था तब के लिए बना था। तो अभी एक बेन गुरियन कैनाल है वो, और उसी कारण है वो ये गल्फ ऑफ अकाबा है, इसके थ्रू निकालना चाहते हैं, ठीक है। उसका कारण भी है, केवल ये कैनाल नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल एंड गैस विच इज फाउंड इन द मेडिटेरेनियन ऑपोजिट इजराइल एंड गाजा। अमेरिका की नजरें वहीं पर है, बिल्कुल सबकी वहीं पे। जब ही तो कहता हूं, चोरी जब दिन में हो ना, फिर जो कुछ भी फेंसो पासा उल्टा पड़ता है। आप सोचते हो कि उन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, हमास और पैलेस्टीनियंस को। ये आप देख लो, ये जो इलाका है, ये जो नीचे वाला डॉटेड लाइन है, मरीना 1 और 2, ये तो गाजा के सामने, ये पूरा है, आप देख लो। ये केवल ये कुछ हैं जो इन यूज हैं, ये गैस फील्ड्स हैं, और ये कंपनीज जहां पे गैस फाइंड हुआ है, गैस। अब उनको ये है कि यहां से मैं गैस यूरोप को भी भेज सकता हूं और सारे देश को भेज सकता हूं। और ये अभी से नहीं है, 90s से चला आ रहा है, ठीक है। टोनी ब्लेयर ने भी बोला था 2006 में करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया।
क्योंकि वो एरिया सेटल्ड नहीं, वो इसीलिए अब मेरा मानना है कि ये लात मार के निकालेंगे पूरे पैलेस्टीनियन को। अभी मैं क्यों कहता हूं वेस्ट बैंक में नहीं हो सकता। अपने पहले टर्म में ट्रंप ने यूएस की एम्बेसी को जेरूसलम से, तेल अवीव से निकाल के जेरूसलम में डाला 2017 में, एंड ही सेड आई रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। ये नहीं बोला वेस्ट बैंक या ईस्ट बैंक, जेरूसलम। काफी शोर शराबा हुआ, हो हल्ला हुआ, डेमोक्रेट्स ने भी हो हल्ला किया। उसके बाद तो डेमोक्रेट्स आए थे ना, वापस भेजा जेरूसलम। आज भी एम्बेसी वही है। वो शोर शराबा दिखावा था, अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए दिखावा था। आज भी वही है। और अगर यूएस एम्बेसी जेरूसलम में बैठा है तो सवाल नहीं पैदा होता वेस्ट बैंक में कोई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आएगी। वो तो जॉर्डन से ईस्ट बैंक भी ले, जो भी ईस्ट बैंक है उसका सारा कुछ लेगा। जेरूसलम विल बी द कैपिटल। ओके, नाउ ये है, ये जो रूट था पुराना कैनाल का रूट था, गाजा स्ट्रिप के ऊपर एशकेलॉन करके पोर्ट है, वहां से जाना था। अब लेटेस्ट है गाजा के थ्रू जाएगा। नाउ लिंक इट टू मैं रिवियरा बनाऊंगा। जैरेड कुशनर की लार क्यों टपकती है गाजा को देख के? इसलिए है। सऊदी अरेबिया क्यों चुप है? वो अपना लेटेस्ट एंड स्मार्ट बिग सिटी बना रहा है, नियोम, 280 किलोमीटर लॉन्ग। ये ठीक यहां गल्फ ऑफ अकाबा में। अब जैसी अगर ये बेन गुरियन कैनाल बन जाता है, सारे वीएलसीसी चल जाते हैं, नियोम की तो निकल पड़ी, बिल्कुल सऊदी अरेबिया की निकल पड़ी, पैलेस्टीनियन गई तेल ले ले। सर सबके सब अपना फायदा देख रहे हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कागजों पर ये समझौता कर लिया, पीस एग्रीमेंट, इस पर खामोश है। भाई कागज किसने साइन किए? इजराइल ने साइन किया ना, हमास वाले किसी ने साइन किया? चलो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने साइन किया ना, किसी तो कौन सा पीस प्लान की बात कर रहे हो? सारा इसके लिए पीछे है लड़ाई। जो गैस फाइंड वहां पे है उसके ऊपर मेरा कब्जा हो जाए। अब वो देख रहे हैं कि इस गैस से यूरोप भी यही देख रहा है। सारे आए थे यूरोप के लीडर्स, जिसका कोई लेना ना देना इस लड़ाई से, वो तो यूक्रेन से साथ लड़ रहे हैं। वो कहाँ यहाँ पे इन्वॉल्व है? वो किस लिए आए? वो इसलिए आए कि ताकि मेरा अगर ये हो जाता है और गैस यहां से शुरू हो जाता है तो मेरा उनका डिपेंडेंसी जो है रशिया से कम हो जाएगा। कई देश हैं, 8-10 हैं, जिनका 80 to 100% डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। सो हर एक अपना अपना रोटी सेक रहा है इस आग पे। तो दिल में जब खोट होता है ना, कुछ नहीं हो पाता। आप सोचते हो दूसरे वाले को पता नहीं, उसको पता है, वो अपना सिक्का चला रहा है। वहां पे आपने महमूद अब्बास को बुलाया था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, हंसता हुआ आया था। लेपल पिन नोटिस किया, लेपल पिन कोर्ट पे चाबी थी। और पैलेस्टीनियन का चाबी का क्या मतलब है? चाबी का मतलब है दैट स्टेटमेंट फ्रॉम रिवर टू द सी, पैलेस्टीन हमारा। और आप बोल रहे हो पीस प्लान, वो चाबी लेके आए, आपको चाबी का मतलब तक नहीं पता। और आप सोच रहे हो कि मैं दुनिया के ताकतवर देश का प्रेसिडेंट हूं। इतनी अकल नहीं है आपको कि वो चाबी लेके आया है, मतलब वो तो आपके पीस प्लान को मानता ही नहीं। तो ये है असली खेल जो हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं वो गाजा में कोई नहीं बचने वाला, चलता जाएगा। ये कोशिश करेगा कि मेरे 4 साल के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। तो टेम्पररी पॉज है,
गाजा में हमास क्या कर रहा है? जो भी अनएक्सप्लोडेड एम्युनिशन वगैरह है इकट्ठा कर रहा है, उसमें से बारूद निकाल के नया बना रहा है, अपने लिए तैयारी कर रहा है। एक अपना इजराइल भी अपना तैयारी कर रहा होगा कि भाई हथियार मैं भी तैयार कर लूं और ले लूं, फिर चुम्मा चुम्मी धूम धड़ाका फिर शुरू हो जाएगा। फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, जितने जीवित थे वो जो कह रहे थे वो तो आ चुके, कुछ एक डेड बॉडी मॉर्टल रिमेन्स कुछ एक भेज दिया है, बाकी बोल रहे हैं मुश्किल है, बहुत नीचे दबे हुए हैं, स्पेशल वो चाहिए। तो अब इजरायलीज को फर्क नहीं पड़ता, वो तो घुस जाएंगे पूरा। और अब तो सर जब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमास को ये पीस एग्रीमेंट मान लेना चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो इजराइल पूरी तरह से आजाद है उनको तबाह करने के लिए। तो खेल तो यही था, तबाही तो करना था, ये जो तबाह तो करना था, करना है। हमास गलत कर गया ना, हमास ने गलती कर दी। अगर चुपचाप से अपना वो कर लेते वहां पे और इतने पैसे आए थे बना बनू के तैयार कर लेते, तो आप तो यूएस को बेच देते कि यार ये हमारे थ्रू ले जाओ। हमास का एक और प्रॉब्लम है, पैलेस्टीन का एक और प्रॉब्लम कि भाई बिफोर ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन करके नहीं लिखा था, पैलेस्टीन नाम था ही नहीं कहीं भी। फिलिस्तीन तो कब के खत्म होके जा चुके हैं, ये फिलिस्तीन है नहीं। इनका हिस्ट्री शुरू होता है, जो लोग हैं ये, इनका हिस्ट्री शुरू होता है विद द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में ये इलाका सारा कुछ वाज विलायत ऑफ सीरिया। ओके, ये सुएज कैनाल तक जो इलाका ये था, ये पूरा ये सब विलायत ऑफ सीरिया था। एल अरीश, ये सारा कुछ विलायत ऑफ सीरिया था। लेकिन ये जो इजराइल पोर्शन है पूरा, this was not under the governor of Syria. It was directly controlled by the Sultan, and it was called in their language the Protectorate of Jerusalem. पैलेस्टीन नाम नहीं था। अब जूस थे वहां पे, लोग वहां पे, अगर वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, देख लो भाई इस्तांबुल से करना है, अपने बंदे चाहिए थे, तो दाएं बाएं से ये जिप्सीज, सिरकैसियंस, ये सबको लाके बैठाया है इनके ऊपर देखने के लिए। वो हैं आज के पैलेस्टीनियंस। अरब कंट्री से आप पूछ लेना, कोई भी अरब कंट्री इनको अरब मानता नहीं है, बिकॉज सिरकैसियंस एंड वेरियस जिप्सीज आर नॉट अरब्स। वो तो इजिप्शियन तक को अरब नहीं मानते। हालांकि अपने नासर ने यूनाइटेड अरब एमिरेट करके बनाया था, एंड ही वाज इनटू गेटिंग ऑल द अरब नेशंस टुगेदर। द एक्चुअल अरब नेशंस जो अरेबियन पेनिनसुला के हैं, दे डोंट कंसिडर इजिप्शियंस एज अरब्स। वो तो कहते हैं जो हमारे पेनिनसुला के अंदर हैं वही हैं अरब्स, बाकी ईरान इराक भी अरब नहीं है, सीरियंस को भी अरब नहीं मानते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। जॉर्डन ने जगह दिया तो इन्होंने किंग, उस वक्त कौन था, हुसैन, उसको असैसिनेट करके दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ जॉर्डन। तो उस वक्त पाकिस्तानी ब्रिगेड था अंदर, जियाउल हक। देयर ऑफिशियल फिगर्स आर 25,000, अनऑफिशियल फिगर्स से 65 to 70,000 Palestinians were butchered. Then they were sent to अपना लेबनान ने उनको जगह ले दे दिया कि भी अब आप आ जाओ मेरे पास। वहां पे भी सियापा हुआ, and that is how the Lebanese army and the Israeli army went there। और वो सिदरा कैंप वगैरह में बुचरी हुआ और भागे हैं सब तरफ। बट जो रह गए थे, हिस्ट्री आज आप देख लो, उन दिनों लेबनान यूज्ड टू बी अ क्रिश्चियन कंट्री, टुडे इट्स अ मुस्लिम कंट्री। मैं सर ये जानना चाह रही थी कि ये जितना भी ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक आई वॉश है बाकी लोगों के लिए, सिर्फ ये अपना, मुझे तो जब भी कहा जाता है कि गाजा में वो
जाएंगे और वहां पर डोनाल्ड वो ट्रम्प टावर खड़े करेंगे, पूरा मैदान बना देंगे, गोल्फ फील्ड बना देंगे, तो ये सब उसकी साजिश है। देखो, साजिश पूरा है एनर्जी कंट्रोल, एनर्जी कंट्रोल करने the kind of resources that Russia has as far as energy is concerned, किसी और देश के पास उस तरह का है नहीं। तो ये चाहते हैं, यहां यहां ये सब हो रखा है। आई एम टेलिंग यू 90s से शुरू है। अब क्या गोली दी होगी यासिर अराफात को कि वो साइन कर गया। 89 से बातचीत हो रही थी, 1990 से ये बात, गैस फील्ड्स का पता लग के बात शुरू हुआ है। अब क्या गोली दी थी उसको, वो साइन कर गया, लेकिन साइन करते करते हंसते हुए बोल भी रहा था कि ये चल नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, 2 साल के अंदर इत्साक रबीन मारा गया, 3 साल के अंदर उसका एयर क्रैश होकर वो भी मारा गया। सर वेनेजुएला के साथ भी यही खेल है, वहां पर भी तो जिस तरह से वॉरशिप्स लाकर रखते हैं, वहां पर भी ऑयल और गैस का ही खेल है। होल खेल वहां पे उसी का है कि मदुरो के पहले से शुरू हो गया था चावेज ह्यूगो के साथ, क्योंकि वेनेजुएला का तेल जो था वो सारे अमेरिकन कंपनीज चलाते थे और सारे प्रॉफिट्स लेके चले जाते थे, उनको कुछ नहीं मिलता था। तो उसने उसको नेशनलाइज कर दिया कि हमारा तेल हमारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, ये नहीं कि आप लेके जाओ। जब से खुंदक है वेनेजुएला से। अभी तो खुंदक शुरू हो रही है अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना को बेल आउट कर रहे हैं कि भाई अच्छा आदमी है, राइट विंग आदमी है, $20 बिलियन उसको दे रहे हैं। अर्जेंटीना का हाल पाकिस्तान के हाल जैसे। अब पाकिस्तान ने 25 दफा ले लिया है, अर्जेंटीना तो अभी 23 दफा ले चुका है लोन। Until 50s it was supposed to be one of the डेवलप्ड नेशंस एंड गुड इकोनॉमी, और जब से अपने यूएस वाले पहुंचे उन्होंने सत्यानाश कर दिया। लेकिन अब उसने क्या किया है, मेलेई ने, सेवियर मेलेई ने सोयाबीन को यूएस से कम प्राइस में वो भी चीन को बेच रहा है। तो ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर सेलिंग सोयाबीन टू यूएस, और एग्रीकल्चर वाले रो रहे हैं तुम उसको बेल आउट कर रहे हो, वो तो हमारे सोयाबीन चोरी करके हमारे मार्केट की चोरी कर ली उसने। सो हर कोई अब अपना अपना ट्रांजैक्शनल देखता है कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ये जो बता रहा था मैं, गाजा के ऊपर जो चल रहा है ना, काफी साल से चल रहा है, कोई नया नहीं है, सबकी नजर उसके ऊपर है। तो इसलिए उन्होंने ऊपर निकाल दिया था एशकेलॉन को। लेकिन हम भी चुप हैं, हमने भी हाँ बोला है। इसका अगला उसी पे रखते हैं। हमने हाँ इसलिए बोला है कि चाहे ये यहां से निकले, जहां से निकले, शांति हो गई तो अपना आईमेक जो हाइफा के थ्रू जाना है वो निकल पड़ेगा। रेलवेज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स लेके बना रहे हैं, दे आर गोइंग देयर इन यूएई एंड सऊदी अरेबिया, कि भाई लैंडिंग यूएई के पोर्ट में होगा, वहां से ट्रेन से आपका पूरा पहुंचेगा टू हाइफा, अपना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, और हाइफा से निकलेगा मोस्ट लाइकली पिरेस पोर्ट जाएगा और वहां से फिर यूरोप निकल जाएगा। इटली भी बातचीत में है कि हमारे पोर्ट में भी ले आओ, साइप्रस भी बात कर रहा है। लेकिन एडवांटेज ग्रीस का ये होता है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में डायरेक्ट पहुंच जाता है और उसके बाद इट कैन गो ऑल ओवर यूरोप। इटली में केवल वेस्टर्न यूरोप में जाता है और फिर लंबा रास्ता चलता है। ग्रीस इज मोर सेंट्रल। चाइना को ये डर है कि अगर ये हो जाता है, हाइफा तो ऑलरेडी उसके हाथ से गया, अडानी के पास चला गया है, कि भाई पिरेस जो मेरा पोर्ट है वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा, और जा रहा है वो। ब्लैक रॉक जो हचिनसन पोर्ट्स करके हांगकांग में है, 43 पोर्ट चलाता है वर्ल्ड ओवर, उसका डील कर रहा है। द एक्चुअल फैमिली इज मेडिटेरेनियन शिपिंग कॉरपोरेशन, एक इटालियन फैमिली है विच इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। इट्स अ मेडिटेरेनियन शिपिंग कॉरपोरेशन, और मुझे उम्मीद है कि वो नहीं तो अडानी को मिल जाएगा ये पिरेस। लेकिन ये अभी तय होने में 3-4 साल 5 साल लगेगा, इतना आसान नहीं है।
तो ये कचरा है जो एक्चुअल यहाँ पे है। सर, ये तो बात हो गई गाजा पीस एग्रीमेंट की, लेकिन अगर दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर की बात करें तो वहां पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अब प्रेशर डाल डाल कर जेलेंस्की से कह रहे हैं कि वो बात मान ले पुतिन की, तो वहां क्या खेल चल रहा है? यूक्रेन का ट्रेजेडी है, जब से यूक्रेन सोवियत यूनियन से निकला है तब से वेस्टर्न इंटरफेरेंस है, इंटरनल इंटरफेरेंस। वो नहीं चाहते हैं कि प्रो रशियन गवर्नमेंट वहां पे रहे। बिगर ट्रेजेडी हिस्टोरिकली, रशिया का हिस्ट्री कीव से जुड़ा हुआ है। ये नॉर्वेजियन वाइकिंग्स रिवर से निकल के आए थे और कीव में सबसे पहले अपना गढ़ बनाया था 10th सेंचुरी एडी में। इट वाज कॉल्ड केवान रूस, और वहां से फैला है। और ये जो निपर रिवर है, यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटता है कल्चरली। वेस्टर्न यूक्रेन इज कैथलिक, वेस्टर्न कैथलिक। ईस्टर्न यूक्रेन is Eastern Roman Catholic, like the Russians are. ठीक है, तो दोनों का अलग सोच है कल्चरली। हिस्टोरिकली ऑल्सो यूक्रेन कभी जुड़ा है, कभी अलग हुआ है, ऑलवेज अलोंग दिस रिवर, निपर रिवर, और that has been its problem. And if you see this, it एक्चुअली यानुकोविच के टाइम पे सबसे ज्यादा गदर किया था इन्होंने, पैसे दे के मैदान रेवोल्यूशन कराया था 2014 में। देन पोरोशेंको आया था, फिर उसको हटा के इस कार्टून कैरेक्टर जेलेंस्की, हु इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, उसको खड़ा किया था कि इसकी सोच है नहीं, हम जो बोलेंगे ये करेगा। एम क्या था? एम हैज ऑलवेज बीन to take control of Russia. अब अगर कोई यूरोपियन सुन रहा है उसको बुरा लगेगा, वेस्टर्न यूरोप हेट्स ऑल ईस्टर्न यूरोपियंस। वो सोचते हैं कि हमारी नस्ल प्योर है क्योंकि डैन्यूब पे मंगोल्स को हमने हरा दिया था। तो डैन्यूब के ईस्ट जो भी है उनकी नस्ल जो है मिक्स्ड नस्ल है मंगोल्स के साथ, एंड दे लुक डाउन अपॉन। यू कैन, इफ यू गो थ्रू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, नाज़ीज हैव ऑलवेज बुचर्ड द सिविलाइजेशंस, सिविलियंस किसी को नहीं छोड़ा है ईस्ट ऑफ डैन्यूब जब गए, वेदर इट बी पोलैंड, यूगोस्लाविया, बेलारूस, रशिया, कि they are below us. They didn't do that to the west. ऑस्ट्रिया में घुसे, चेकोस्लोवेकिया में घुसे, वहां नहीं किया। फ्रांस में घुसे, वहां नहीं किया। ऑल ईस्ट। स्लाव से उनको घिना। तो दिस इज द ट्रेजेडी। प्लस ईस्टर्न यूरोप हैज इट्स ओन हिस्ट्री विद रशिया, ज़ारिस्ट रशिया के साथ भी और अपने सोवियट्स के साथ। इन्हें आई वुड से हिटलर मिस्ड ए बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आप कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ो तो व्हेन दे वेंट इनटू रशिया, द पब्लिक ग्रीटेड देम एज सेवियर्स। दे हेटेड स्टालिन। They greeted them कि यार तुमने हमें बचा लिया, and it was when you started butchering them, they went against. अगर आपने उनको अपने साथ ले लिया होता, सोवियत यूनियन खत्म हो गया होता तभी। पर जैसे मैं कहता हूं ना, जब मन में खोट होता है ना, तब चीजें उल्टे ही होती। अब जब येल्सिन था, सोवियत यूनियन टूटा, तब प्रॉमिस किया था कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। एक्चुअली नेटो लॉस्ट इट्स यूटिलिटी जब यूएसएसआर खत्म हुआ।
यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ही नेटो बना था, 1949 में बना था। वॉर्सो पैक्ट, नेटो काफी बातचीत होने के बाद जब देखा कि नेटो इज बिकम एंटी सोवियत यूनियन, तब सोवियत यूनियन ने जो एरिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब्जा किया था उनको अपने नीचे लेके वॉर्सो पैक्ट बनाया 1956 में। NATO came first, Warsaw Pact came afterwards. तो अगर नॉर्मल लॉजिक, अगर सोवियत यूनियन टूट चुका था तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेटो? आज मैं तो हंसता हूं जब नेटो बोलता है आई हैव एन इंडो पैसिफिक पॉलिसी। अरे तेरा क्या रोल यार? यू आर नॉर्थ अटलांटिक, यू हैव नो रोल इन द इंडियन ओशन और द पैसिफिक। The term is also North Atlantic. North Atlantic is all Russia, Baltic states, उसको काउंटर करना, that is North Atlantic. You're not even looking at Central and South Atlantic, ना, North Atlantic. बट वो वेस्टवर्ड क्रीप करते चले गए। ये मैप दर्शाता है जैसे लाइट कलर है, पहले था, फिर थोड़ा डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क। ये स्वीडन और फिनलैंड अभी वॉर शुरू होने के बाद जुड़े हैं, और यूक्रेन और जॉर्जिया अप्लाई किया हुआ है। अब यार यूक्रेन इज इक्वलेंट टू व्हाट हैपेंड इन 1962, अक्टूबर 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, when Soviet Union wanted to place missiles in Cuba, and USA threatened to nuke Soviet Union. You can't have missiles close to my border. Same holds true. You can't keep blaming Russia that you have attacked Ukraine. Why have you wanted Ukraine to join NATO? Aren't you coming on the borders of Russia? तो मन में खोट है, because you want to control Russia. चोरी करने वाले थे जब येल्सिन तो दारूबाज था, उसे खुद पता नहीं था। गोर्बाचेव also, I am sure they must have given him a lot of money, God bless his soul. But पुतिन जब आया, उसने देखा कि जब रशिया बना था, रशिया के एसेट्स, कुछ एक लोग जो केजीबी के साथ थे, ये भी केजीबी का बंदा था, दे हैव टेकन ओवर एंड टेकन कंट्रोल। ये 10-12 जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, टू कंट्रोल ऑफ एसेट्स। तो येल्सिन के साथ और इनके साथ इसका डील था। येल्सिन को बोला था तेरी बेटी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, तेरे खानदान का मैं ख्याल रखूं। ओलिगार्क्स को बोला था यू शुड नॉट कम इनटू पॉलिटिक्स एंड यू विल नॉट ट्राई टू सेल द एसेट्स टू द वेस्ट। बाकी आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद यू, तुमको जो करना है करो। I wonder how many of you know of the name Khodorkovsky. सर्बिया में एक जगह है जहां पे वो उस इलाके का गवर्नर होता था, एंड ही ल्यूकॉइल करके उसका बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का बिजनेस था। एक तो ही ट्राइड टू कम अप एज अ काउंटर टू पुतिन, पहली गलती। दूसरा, ही ट्राइड टू सेल ल्यूकॉइल टू एक्सन मोबिल। वो दिन है, आज का दिन है, वो उसी सर्बिया के उसी प्रोविंस के जेल में बैठा है और वहीं पे मरेगा, वो आएगा नहीं वापस। क्योंकि इन सब के कारनामों का कच्चा चिट्ठा तो उसके पास है। भाई साहब, वो केजीबी में था। पुतिन हैज बीन इन केजीबी, ही इज अ केजीबी मैन, तो सबके फाइल है उसके पास। तो ये दिक्कत है यूक्रेन का। खास लड़ाई यहां से शुरू होता है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा और क्या क्या चोरी की। सर हाँ, जैसे आपने कहा कि पुतिन के पास तो सबकी फाइल्स हैं, तो पुतिन के पास क्या कोई फाइल डोनाल्ड ट्रंप की भी है? क्योंकि अभी जैसे डांटा और कहा कि वो जो ईस्टर्न डोनबास का इलाका है उस पर तुम रशिया का कब्जा मान लो, समझौता कर लो, शर्तें मान लो, तो कुछ तो वजह होगी ना डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह के रिएक्शन की। वो तो खास ये प्रॉब्लम हो गया ना, चाइना से भिड़ पड़ा है, चाइना ने रेयर अर्थ मना कर दिया। अब रेयर अर्थ जो भी है वो
17 हैं, 8 लाइट होते हैं, 9 हैवी होते हैं. दीज आर यूज्ड फॉर ऑल एमर्जिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते. चाइना ने यूएस को मना कर दिया. जैसे ही उसने थ्रेटन किया 100% टैरिफ्स, और उसने बोल दिया मेरे यहां जो भी टेक्निकल चीज बनता है यूएस जाएगा ही नहीं. वो तो खुल के सीना तान के खड़ा हो गया, अब तो मैं डूब रहा हूं, तो जितना टैरिफ डालना डाल दे, अब तेरे को कुछ नहीं दूंगा. अब तो 155% टैरिफ की भी धमकी दे दी है. तो देता रहे. अब इसीलिए तड़प है उसको, क्योंकि पुतिन ने उसको दे दिया कि हाँ मैं दे दूंगा तेरे को, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैं दे दूंगा. अब यूक्रेन के अंदर भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये 3-4 प्रोविंसेस हैं जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है रशिया ने. वहां पे रशिया में भी वो कह रहा मैं दे दूंगा. पहले झड़प हो गई थी क्योंकि ट्रंप चाहता था कि मेरे कंपनियां आके करेंगी. उसने बोला कोई बात, तुम्हारी कंपनी कोई आएगी नहीं, आएगी तो भी मेरे कंपनी के साथ होगी, और वो जेबी मेरा कंपनी होगा और मैं प्रॉफिट मैक्सिमम लूंगा, तुम्हारे कंपनी को कुछ दूंगा. तो एक्सन मोबिल अभी साखालिन में ये डील कर रहा है तेल का उनके साथ. जो हमारे पीछे पड़ रहा है कि तुम तेल ले रहे हो, एक्सन मोबिल उसका साखालिन आइलैंड्स में कर रहा है. तो उसको रास आ गया होगा यार कि लड़ाई रुक गई तो मेरे को ये मिल जाएगा. वो तो डेस्परेट है. अब आई एम श्योर कंपनीज ने अपने इमरजेंसी रिजर्व रखे होंगे, बट कितने, 7-8 महीने कितने के लिए रखे होंगे, 1 साल, उसके बाद क्या करेगा. डेस्परेशन इज बिकॉज ऑफ दैट. और वो भी सोच रहा होगा यार हमने ही तो लिखा था इस नौटंकी को वहां पे, ये मेरी बात नहीं मान रहा. अब वही बात होती है ना यार, मीडिया के सामने बैठा के थोड़ी बात करते हो. फिर से वही गलती करी, मीडिया के सामने उससे बात कर रहे हो और डांट रहे हो उसको. क्यों मानेगा तुम? कोई नहीं मानेगा यार, चाहे वो नौटंकी हो. कुछ अपना सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी रखता है यार, आत्मसम्मान रखता है. बिल्कुल. तो मानेगा ही नहीं. अब आप जो बोलो नहीं मानेगा. और ईस्टर्न यूरोप जितना है वो उसके साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज दे हैव देयर ओन हिस्ट्री विद ज़ारिस्ट रशिया. नो, अभी मोल्डोवा, अभी यूक्रेन जो है, ज़ारिस्ट रशिया में ऑलमोस्ट होल ऑफ यूक्रेन वाज विद द ज़ारिस्ट रशिया. नॉट ओनली द होल ऑफ यूक्रेन, ये मोल्डोवा का अबाउट 1/3 हिस्सा, दैट एरिया इज नोन एज ईस्टर्न मोल्डोवा का एरिया, जहाँ पे कार्पेथियंस के इस साइड, इट्स कॉल्ड बेसाराबिया. That Bessarabia was also with Tsarist Russia. And ये सेवास्टोपोल, क्रीमिया में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी. And at that time actually the Russians had captured it from Ottomans. And the British and the French came to help the Ottomans. वहाँ बड़ी लड़ाई हुई थी. People would remember that poem, Charge of the Light Brigade. यानी सबसे कचरा मिलिट्री एक्शन को भी ग्लोरीफाई करके पोएम बना दिया. तो उसके बाद फिर दे गेव अवे बेसाराबिया टू द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. ओके, तो ईस्टर्न यूरोपियंस जितने भी हैं, दे हैव देयर हिस्ट्री. यानी आप देख लो, हंगरी जब वॉर्सो पैक्ट बना था, पहला जो प्रॉब्लम सोवियत यूनियन had faced was in Hungary in 1956, and they sent tanks to suppress the anti-communist revolt in Hungary. Okay, now despite that, the people of Hungary are totally pro-Russia today. So अपना अपना हिस्ट्री होता है. ईस्टर्न यूरोपियंस को फर्क नहीं पड़ता है, so they are fighting. नाउ प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? ये जो ग्रीन इलाका है ना, दिस इज अ प्रिडोमिनेंटली
Russian area, people of Russian origin in Ukraine. जब जेलेंस्की आया, जब पोरोशेंको आया 2014 मैदान रेवोल्यूशन के बाद, the first thing they did was they removed Russian as the national language. Russian is the language most spoken. This is the Donbas area, Luhansk and Donetsk area, and Crimea. These are Russian predominant. तो जहां पे unrest शुरू होता है immediately after that, which was suppressed with a very heavy hand, जो ये वेस्ट बताता नहीं है. Lot of people were killed, आर्टी शेलिंग वगैरह किया था यहाँ पे. तब इंसर्जेंसी शुरू हुआ and they sent their, Russia sent their mercenaries and special forces also dressed in civilian clothes, और ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया. इन्होंने प्रो नाजी ट्रूप से एक अजोव बटालियन उसको डिप्लॉय किया हुआ था. दे फ्लाई दी अपना एसएस का फ्लैग. बाइडेन गवर्नमेंट में दैट बटालियन कमांडर वाज फेटेड इन द कांग्रेस. कैन यू बिलीव इट? ओपनली नाजी बोलता है अपने आप को. तो देन the Russians sent in more special forces and more of their private players went in. Wagner they made their reputation here through supplies and other things. So the पहला defeat होता है Luhansk के पास, where the Ukrainian army got defeated, and the first Minsk is the capital of Belarus. वहां पे बातचीत करके अगस्त में डील साइन होता है. फिर नहीं माना यूक्रेन, फिर लड़ा, फिर पिटा, और मिन्स्क 2 साइन होता है फरवरी 2015 में. आज एंगेला मर्केल ओपनली कहती है ये मिन्स्क एग्रीमेंट वाज जस्ट अ स्टॉप गैप टू रीआर्म एंड ट्रेन यूक्रेनियंस टू फाइट द रशियंस. तो मन में खोट है तो रुकेगा नहीं ना. अच्छा, जो आज प्रेसिडेंट है जर्मनी का, वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था 2016 में जर्मनी का. उसने एक फॉर्मूला बनाया कि यार चलो 2015 के बाद भी लड़ाई नहीं रुकी, कि हम इलेक्शंस कराते हैं डॉनबास एरिया में अंडर जो उनका जो वेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओएससीई करके है यूरोप. अगर वो फ्री एंड फेयर कहता है, अगर ये अपने आप को सेपरेशन के लिए करते हैं तो कहता है सेल्फ गवर्निंग स्टेटस देंगे. अरे भाई, इफ यू आर वोटिंग टू ब्रेक अवे, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ गवर्निंग? यानी खोट यहीं देख लो ना. बट ज़ेलेंस्की उसको भी नहीं माना और फिर लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि वो बोलने लगा कि मैं जुड़ूंगा नेटो के साथ. सी, रशिया को ये कुछ नहीं था कि आप ईयू चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मोमेंट यू से नेटो, देन द ट्रूप्स आर ऑन देयर बॉर्डर. लड़ाई छिड़ गई. आज क्या है, उसने अपने पार्लियामेंट में पास कर दिया था कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है, क्रीमिया तो उसी वक्त 2014 में उसने कब्जा कर लिया. एंड दिस इज टोटली रशियन स्पीकिंग एरिया, एंड ये क्रीमिया वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ रशिया. 1954 में, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ एवरीबडी, Khrushchev, who was a Ukrainian, handed this island to Ukraine. जब सोवियत यूनियन टूटा था तब यूक्रेन के साथ ये डील था कि सेवास्टोपोल में मेरा ब्लैक सी फ्लीट है, दैट विल ऑलवेज स्टे. They had agreed, and now Zelensky was wanting to, and Poroshenko before that was wanting to renege on that deal, so they took over Crimea. अब रहा Luhansk, Donetsk, Zaporozhye and Kherson. These are the 4 areas. Issues I'll tell you. Crimea, ये आप देख रहे हो, this is a small Kerch peninsula. Isthmus, Kerch Isthmus, पतला है लैंड जो कनेक्ट करता है. पानी इनको यहां से आता था, जेलेंस्की ने पानी बंद कर दिया, और पोरोशेंको ने पानी बंद कर दिया. फिर जेलेंस्की ने भी पानी बंद किया. तो लड़ाई पूरी ये है कि एक लैंड कॉरिडोर मिल जाएगा तो अब पानी में दे दूंगा.
दैट इज हाउ द बैटल ऑल्सो एवरीथिंग स्टार्टेड। आज अगर आप देख लो, लुहांस्क तकरीबन पूरा का पूरा रशिया के कब्जे में है। डोनेट्स्क आप लेते हो तो ये सफेद हिस्सा, जापोरोजिया का सफेद हिस्सा, खरसन का ये सफेद हिस्सा, ये अभी तक उनके पास आया नहीं। मेरे समझ से जो रशिया ने दिया है वो ये नॉन कंट्रोल्ड एरिया ही दिया है। जापोरोजिया खरसन कभी देगा नहीं, क्योंकि खरसन से पानी आता है क्रीमिया को, ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम खरसन। तो वो पागल नहीं है कि दोबारा से वही स्टार्ट करे। और ये क्योंकि ईस्टर्न यूरोप और ये सब इन्होंने दिमाग में डाल रखा है, और उधर से स्टामर भी दिमाग में डाल रखा है, और शुरू में तो इसने भी दिमाग में डाल रखा था कि नहीं हरा देगा रशिया को। कैसे हराएगा? हराना है तो यूएस ने अपने बूट्स डालना है वहां पे, डालेगा, सवाल नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान में हाल है ना, तो बिल्कुल नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स एज फार एज डिप्लोमेसी कंसर्न। चोरी से यू वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द रशियन ऑयल, गैस एंड मिनरल। अब दब गई तो आप लड़ते हो उससे, अब पिट रहे हो तो रो रहे हो। अब मिनरल्स के लिए बोल दिया, चुपचाप से ऑयल के लिए बोला तो ऑयल एंड गैस के लिए साखलिन में एक्सन मोबिल में तो कंडोलीसा राइस काम करती थी, जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही है। अभी ये अजरबैजान और आर्मेनिया की भी सुलह क्यों कराई? एक 2006-7 में इन्होंने, हाँ 4-5-6 में वो पाइपलाइन बनाया था, इट्स कॉल्ड बीटीसी। अजरबैजान के कैपिटल बाकू, जॉर्जिया का कैपिटल तिब्लिसी, एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ टर्की इज अ पोर्ट कॉल्ड चेहान, CEYHAN रिटन चेहान। तो ये उनका पाइपलाइन था। उन्होंने हर वक्त जॉर्जिया में भी उंगल किया हुआ है, अपना बंदा भेज दिया था माइकल शाकाशविली। उसको तो जब मैं वहां था हमें पता भी था कि $1500 पर मंथ उसको यूएस ये जॉर्ज सोरोस पे करता था, उसकी सैलरी थी $1500 अ मंथ। हार हूर गया, तब पब्लिक प्रो थी। देन दे रियलाइज, जब 2008 में वो नेटो के लिए अप्लाई किया, नेटो हाँ हाँ बोल रहा था, यूएस रशिया ने अटैक कर दिया। उनके 2 जगह हैं ऊपर, नॉर्थ ओसेटिया एंड अब्खाजिया, उस पर पूरा कंट्रोल करके ऊपर कंट्रोल कर दिया। एंड जॉर्जिया अब उनके हाथ से चला गया वेस्ट से। अब जॉर्जिया में अजरबैजान से ऊपर जाता है जॉर्जिया, अजरबैजान से नीचे तो अपना आर्मेनिया है बगल में, जॉर्जिया आर्मेनिया के ऊपर है, तो मतलब आप पाइपलाइन लंबा था। अब ये सोच रहे हैं कि भाई बाकू से आर्मेनिया येरेवान ले जाएंगे और वहां से चेहान ले आएंगे, छोटा रास्ता, जब ये सुलह करें। अब दोनों हंस रहे हैं, सुलह होने से रही। इन्हें अपने धुन में बैठा है, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। वो एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी, कभी हाँ कभी ना, वही करके चल रहा है, और वो भी इन फुल मीडिया ग्लेयर एंड ट्वीट्स। हाँ सर, आज कुछ बोलता है, कल सुबह कुछ और बोलेगा, 2 घंटे बाद कुछ और बोलेगा। मतलब मुझे तो लगता है कि वो अपने जो पारिवारिक बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए आया, बिटकॉइन वगैरह यही सब करने के लिए आया। बाकी वो जो था ना अमेरिका फर्स्ट, वो सब कहीं पीछे छूट गए। सी, अमेरिका फर्स्ट करने के लिए ना, कहने के लिए अच्छा है, ही शुड लर्न फ्रॉम मोदी जी। मैं हर जगह जहां बात करता हूं वही बोलता हूं, मागा सुनने में अच्छा है, लेकिन 40 साल हो गए आपने अपने बंदों का स्किल डेवलपमेंट बंद कर रखा है। फैक्ट्री चलाना आपको आता नहीं है, आपने सारा फैक्ट्री बाहर भेज दिया है। यू आर जस्ट अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, क्रेडिट पे रहते हो, आपके पास कुछ बनता नहीं है। इवन छोटा सा छोटा टूथपिक ले लो तो वो तक नहीं बनता आपकी। टॉयलेट रोल के लिए तो चाइना पे डिपेंड करता है। मैं तो टॉयलेट रोल तो बड़ा हो गया, मैं तो टूथपिक की बात कर रहा हूँ। टूथपिक, ऑल पिन, सेफ्टी पिन, वो तक नहीं बनता। अब आपको चाहिए कि फैक्ट्री वहां आए, फैक्ट्री वहां आए तो चलाएगा कौन?
इलीगल एलियंस कर करके उनको निकाल रहे हो, चलाएगा कौन? तो मोदी जी से क्यों सीखना है? अगर आप देखो पहले टर्म में उन्होंने कहा था स्किलिंग इंडिया, बज़वर्ड वाज स्किलिंग इंडिया, कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में पता करो, क्योंकि आप जैसे अपना देश बड़ा है, उनका भी बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन चाहे कम हो, लेकिन हर इलाके में एक पर्टिकुलर स्किल होता है जो उनके अंदर रसा हुआ है, उनको आता है वो चीज, बाहर से कोई आएगा वो कर नहीं सकता। तो आइडेंटिफाई करके स्किल डेवलपमेंट करो। सेकेंड टर्म में स्किल डेवलपमेंट के साथ यू स्टार्टेड द बज़वर्ड मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड टू सेल अब्रॉड। सेकेंड टर्म पुश वाज दैट, इंडिजनाइजेशन कंटेंट बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, सारा करके, क्योंकि आपको पता था कि अब स्किलिंग कर दिया और स्किलिंग चल रहा है, बंदे कर लेंगे। It's only in the third term that he has given Vision 2047 and आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता की सड़क जो है 2014 में शुरू की थी, ये पथ तब से चल रहा है। अब बोल रहे हो आप पहले टर्म में 4 साल की टर्म में आप बोल गए कि फैक्ट्री यहां लाओ, तो चलाएगा कौन? अकल होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। बिल्कुल। डिपेंडेंसीज डाइवर्सिफाई किया, अंदर चीज बनाना शुरू किया, ये 2014 से शुरू हो रहा है। आप देख लो 2018 में ईरान से तेल लेने के लिए मना किया था, आपने क्या किया? आपका तब ईरान वाज योर बिगेस्ट सप्लायर, आपने उसको जीरो कर दिया, क्योंकि उतनी रेजिलियंस आपके अंदर थी नहीं। आज जब वो कह रहा है रशिया से निकालो, आप यार इतने साल निकल आए, 11 साल में आपने तो सब कुछ कर दिया अपना, अब उसको ठेंगा दिखाया कि कर ले जो करना। पहले ताकत बनाना होता है, यानी ऐवे ही नहीं कूद जाओ दारा सिंह के साथ लड़ने के लिए, पहले कुछ तो दंड पे करके कुश्ती बनाओ। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट ही इज फेसिंग। बिल्कुल सर। और जैसा आप कह रहे हैं ना कि वो वहां का टप्पू है, तो बिल्कुल सही बात है कि वहां का टप्पू है और उसको लग रहा है दुनिया भी टप्पू है, इसलिए जो मैं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेकिन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए वहां के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अभी तो एक वीकेंड पे इतना बड़ा धरना प्रदर्शन रैलियां हुई, अगले वीकेंड पर भी कुछ ऐसा ही होगा। मुझे वो वीडियो याद आ रहा है सर 20 सेकंड का, जो एआई से बनाया था, जिसमें वो खुद पे सिर पे ताज डालकर मतलब लोगों पे कीचड़ फेंक रहे जो उनके खिलाफ रैली कर रहे थे। किस तरह की मतलब बचकानी हरकत कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप सर, और अपने ऑफिशियल हैंडल पर डाल रहा है। अब क्या बोलो उसकी। अब जैसे हमारे पप्पू जी की उम्र तो हो गई है, फिर भी यूथ लीडर है, ये भी वहां का टप्पू भी वहां का यूथ लीडर है। दिमाग उतना बड़ा नहीं ना, यूथ लीडर मतलब आपका मेंटल ग्रोथ उतना हुआ नहीं है, मेच्योरिटी उतना हुआ नहीं है, फिजिकली यू हैव एज्ड, not mentally or otherwise. Same is with Tappu. Physically he has aged, but बाकी में he has not aged. So खुश रहे वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के साथ। सर मुंगेरी लाल का हसीन सपना तो एक ही था कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाता, वो नहीं मिला। अगले साल के लिए टारगेट बना लिया होगा, इसीलिए सब बचकानी हरकतें हो रही है। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या हाल होता है डोनाल्ड ट्रंप का आगे चलकर। अभी तो टैरिफ ही खेल रहे हैं और हर तरफ से ठेंगा ही मिल रहा है, सारे जितने भी पीस एग्रीमेंट करा रहे हैं सब उल्टे पड़ रहे हैं, तो उनका हाल बुरा हो गया है। मतलब वो कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के। लेकिन सर आपने समय निकाला बहुत ही विस्तार से, गाजा में क्या चल रहा है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है, क्या ये पीस एग्रीमेंट है, कैसे ये फ्लॉप हो रहा है, और यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन की भी समस्या क्या है, और कैसे अब पुतिन के आगे गिड़गिड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि शर्तें मानने के लिए जेलेंस्की को बुलाया था ना व्हाइट हाउस में। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, इस पर जो आपने विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है और मेरे लिए समय निकाला आपने सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।